नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। फर्स्टली थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग योर लव, योर प्रेशियस टाइम टू मी। एंड सेकेंडली, आप सभी जानते हैं कि CBSE क्लास 10 के टर्म 2 की जो अगली एग्जामिनेशन है वो 5 मई को है, और निसंदेह नो डाउट वो मैथमेटिक्स है। और जैसे मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेकर आऊँगा जो मेरे ओपिनियन से प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज फिर एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कैसा क्या करें, हमारा एग्ज़ाम कैसे अच्छा जाए। जो मेरे क्लासेस के बच्चे होते हैं तो उन्हें भी मैं बहुत सारी बातें बताता हूँ, और अपने ओपिनियन से खुद के जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है पढ़ने और पढ़ाने का, उस अनुभव के आधार पर मैं आपसे भी कुछ बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो आप अपनी आपकी जो रिविजन्स है उस पर थोड़ा भरोसा रखें, विश्वास रखें। दूसरी जो बड़ी बात है, आप जो सिली मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि सारे बच्चे, लेकिन बहुत सारे। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कमज़ोर बच्चे, नहीं, कमज़ोर नहीं, जो बहुत अच्छे होते हैं साइंस से, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। सिन्हा क्लासेस का एक बच्चा है जो बहुत ऑफलाइन स्टूडेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, नो डाउट। आई डोंट वांट टू शेयर हिज नेम हेयर, बट ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, ही इज़ ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत तेज़ है पढ़ने में, एंड ही रीड्स वेरी वेल, वो अच्छा पढ़ता भी है, बहुत समय लगाता है, बहुत टाइम देता है अपनी पढ़ाई को, फर्स्ट प्रेफरेंस देता है, ऐसा उसे देखकर मुझे लगता है, क्योंकि वो अच्छा कर रहा है, निरंतर बेहतर कर रहा है। लेकिन अब मैं क्या बताऊं कि वो इतना सिली मिस्टेक्स करता है कि मतलब काउंटिंग नहीं है वो कितना सिली मिस्टेक्स करता है। और अगर वो देख रहा है इस वक्त मेरा ये वीडियो, या आने वाले समय में देखेगा, तो निसंदेह वो समझ जाएगा कि सर मेरे ही बारे में कह रहे थे, है ना। तो सिली मिस्टेक्स कम करें, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। ओवर कॉन्फिडेंट होने का क्या मीनिंग होता है कि जैसे कभी अगर 216 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 आ जा रहा है कहीं पर, तो आप एक बार उसे मल्टीप्लाई कर चेक कर लें। ये नहीं कि बस मुंजवानी कर लिया, खुद से ही कर लिया मुंह से और लिख दिया 864। ऐसा ना करें। थोड़ा सा मेरे ख्याल से 5-7 सेकंड लगेगा, आप लगा दें, लेकिन एक बार कर लें कलम से, है ना। जो और एक आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकती है ये बात, वो ये है कि जब आप मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप गॉसिप से दूर रहें, बातचीत से दूर रहें। देखिए, ये तो सभी एग्जाम के लिए कहा जाता है, लेकिन मैथ के लिए तो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा, इस चीज़ को मैं बहुत प्रेफर करूँगा मैथ के एग्ज़ाम के लिए, कि आप गप्पे ना करें। जब मैथ के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, आप मैथ्स के पेपर देने के लिए जा रहे हो, स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन देने जब आप जा रहे हो, तो आप उस समय बिल्कुल गप ना करें, अपने दोस्तों से थोड़ा दूर रहें, कोशिश करें कि आप अकेले रहें, और जो है मतलब कीप सम काम, थोड़ा सा शांत रखें खुद को, है ना। और एक जो बड़ी बात होती है कि एग्ज़ाम के अंदर कभी भी घबराएं नहीं। क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, आउट ऑफ सिलेबस हो, सपोज देखिए, अभी कोई ऑप्शन तो है नहीं कि अभी क्योंकि सब कुछ आपके सामने टेबल पे रखा हुआ है कि ये सिलेबस है, यहाँ 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 ये चैप्टर है, तो अभी कोई ऑप्शन तो है नहीं। लेकिन अगर फिर भी आउट ऑफ सिलेबस भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, या कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसको आपने रीड नहीं करा है, आपसे छूट गया है वो, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आप परेशान ना हो, पैनिक ना करें खुद को, है ना, पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें अपने साथ। तो इससे क्या होता है कि घबराहट जो है, बेचैनी जो है, वो एक तरह से ना, जैसे कैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड ब्रेकर आता है, वो स्पीड ब्रेकर है एक तरह का। तो वहाँ आपको अपने आप को बैलेंस्ड रखना होता है, ना कि बैलेंस खो देना होता है। वहाँ आपको अपना बैलेंस बनाए रखना होता है। और एक जो मतलब बड़ी बात है कि आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप ये बिल्कुल ना सोचें कि अब के जो बचे हुए घंटे हैं, कुछ घंटे ही बचे हैं, मेरे ख्याल से 1-2 दिन बचे हैं, 70-72 घंटे हैं आपके पास मेरे ख्याल से।
2 दिन कुछ घंटे। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि अब मैं लगातार अगर उतनी देर पढ़ लूँगा तो मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा और फिर मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। हो सकता है कोई लेजेंड बच्चा ऐसा हो, आई डोंट नो, लेकिन अल्ट्रा लेजेंड, लेकिन मेरे मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। आप ऐसा करें कि आप थोड़ा थोड़ा रिविजन करें और जहाँ आपकी स्ट्रेंथ है उसको ज़रूर देखें, और जहाँ आपका थोड़ा सा वीकर पोर्शन है उसको भी थोड़ा ध्यान, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। कुल मिलाकर आपका जो रिवीजन है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें, उसको ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप चीज़ों को समझ पाएँ। क्योंकि मैथमेटिक्स जहाँ तक मेरे समझ में आती है तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा याद रख कर कुछ कर लेंगे इसमें। आप अगर चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आप अगर पैटर्न समझते हैं, बनाने का तरीका समझते हैं, अगर कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में है, दिमाग में है, तो निसंदेह आप बहुत अच्छा करेंगे, टर्म टू के एग्जाम में बहुत बढ़िया करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारा ऑल द बेस्ट। आप लोग अपने एग्जामिनेशंस में रॉक करें, बहुत अच्छा करें। और जो ये वीडियो है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझे कि ये एकदम बिल्कुल आ ही रहा है, ये ऐसा कोई भविष्यवाणी आकाशवाणी नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है पढ़ने पढ़ाने का, कि मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक है और उस चैप्टर से है। मैं चैप्टर का नाम बताऊं अगर तो हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस बिना पर मैं ये क्वेश्चन सोच रहा हूँ कि आप लोगों से साझा कर लूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन आते हैं सीधे पॉइंट पर, इस क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है ये 8। मैं उम्मीद करूंगा आपसे, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप ये क्वेश्चन इमीडिएटली अपने बुक में देखेंगे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो, या लिख लेंगे, क्योंकि बोर्ड काफ़ी छोटा है तो मुझे मिटाना होगा, इरेज करना होगा इसे। एंड मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये बोर्ड विजिबल है, आप देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। तो एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर दूं। मैं बायलैंग्वेज रहूंगा जैसा कि मैंने कहा था, ताकि हिंदी माध्यम के भी अगर कोई छात्र मुझसे जुड़े तो उन्हें भी फायदा हो। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक स्टैचू है, एक मूर्ति है जो एक पेडेस्टल पर, पेडेस्टल का मतलब होता है, पेडेस्टल का मीनिंग आप समझिए मूर्ति तल, आप समझ लीजिए मूर्ति तल। एक मूर्ति तल पर एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन के किसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, उस पेडेस्टल का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट आपको बतानी है, ठीक है। जरा समझिए, मैंने क्या कहा था लास्ट, जब मैंने हाइट एंड डिस्टेंस बताया था, एक बनाया था आपके सामने में, तो मैंने कहा था कि हाइट एंड डिस्टेंस में इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि डायग्राम जो आप बनाओ, जो फिगर आप बनाओ, वो थोड़ा सही हो। वो अगर सही होगा तो आपको बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और फिर आप बिल्कुल सही बना पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये, ट्रिग्नोमेट्री में है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग डायग्राम बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं और समझते हैं कि क्या क्या स्थितियां हैं। तो जमीन की ये मान लेते हैं कि ये जमीन है, ये अर्थ का सरफेस है, मान लिया हमने ग्राउंड है, ठीक है। और सबसे पहले अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। इसका मतलब वो एक पेडेस्टल है, एक पेडेस्टल है, उसके टॉप पर है वो स्टैचू, ठीक है। इसका मतलब यहाँ तक हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये पेडेस्टल है और ये मूर्ति है, ये स्टैचू है, ठीक है। जमीन के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। देखिए, ये स्टैचू का टॉप है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जमीन के किसी पॉइंट से यहाँ से 60 डिग्री है, ये ध्यान रखना है, 60 डिग्री है, ठीक है। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, ये रहा आपका पेडेस्टल, उसी पॉइंट से पेडेस्टल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। याद करो मैंने आपसे कहा था कि चलो मैं बीच में बताऊंगा, फिर आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, कि मैं कहाँ आपको क्या याद दिलाने का प्रयास कर रहा था। तो ये जो आप देख रहे हैं इतना, ये टोटल स्टैचू की हाइट हो गई। स्टैचू फुट पॉइंट अगर हम लोग ले लें उस पेडेस्टल का,
और ये स्टैचू है, पेडेस्टल के टॉप पे है, ऊपर है। ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये स्टैचू है, ठीक है। ये जो है ये पेडेस्टल है, ठीक है। तो अब आप ये समझ लें कि जो पेडेस्टल है उसकी हाइट गिवन नहीं है, ये आपको निकालना है। और जो स्टैचू है उसकी हाइट आपको केवल उसकी हाइट गिवन है 1.6 मीटर। ये स्टैचू है और ये पेडेस्टल है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है पूरा। तो चलिए एक बार नाम दे देते हैं इन सबको, ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। जरा देखिए, थोड़ा सा डिटेल करता हूँ, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपके बहुत काम आएगा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिल जाएगा आपको। देखिए आपको क्या करना है कि आपको निकालना है पेडेस्टल की हाइट, और पेडेस्टल की हाइट और स्टैचू दोनों आप देख रहे हैं कि एक ही बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में है बना हुआ, और ये दोनों ही हाइट को शो कर रहा है, ये दोनों ही हाइट ही है। एक जो है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट में है, हाइट में आ रहा है, और दूसरा जो है वो तो हाइट है ही। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि इन दोनों में कॉमन को देखना है कि इस ट्रायंगल में कौन सा कॉमन ऐसा पार्ट है या पोर्शन है जिसको निकालने पर कि हम ये पूरा पता कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब आपके पास हाइट ये है और ये है, ठीक है, तो आपके पास बचता एक ही कॉमन चीज है, वो है ये बेस, क्योंकि दोनों का हाइपोटेनियस अलग अलग है। आप गौर से देखिए, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो यहाँ आप मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। इसलिए भी क्योंकि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो भी इसी बेस पे बना है, और ये जो छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है वो भी इसी बेस पे बना है। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आपके पास बेस हो तो ये दोनों निकालना या ये पूरा निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। और दोनों ही कंडीशंस में आप ये पूरा निकाल लें या फिर आप ये निकाल लें, आपके लिए काम आसानी हो जाएगा, है ना। तो चलिए थोड़ा सा क्लियरेंस भी देते हैं। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, स्टेटमेंट्स देना बहुत ज़रूरी होता है, आपको ये बताना होता है कि कहाँ पर क्या है। आप इतना गंदा ना करें, जब टर्म 2 में बनाएं तो मैं आपसे एक ये कहूँगा आपको ये बात कि आप इतना गंदा ना करें, आप एक क्लियरेंस दे दें, छोटा सा एक स्टेटमेंट दे दें, जैसे लेट AD be the statue of height 1.6 मीटर टॉल और 1.6 मीटर, ठीक है। एंड BD be the pedestal, वो BD जो है वो पेडेस्टल है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल DBC, कैन आप बताना मुझे, कैन वी राइट कि tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन बेस, इट मीन्स BD अपॉन BC, ओके। tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, जो DB है हमारा वो गिवन नहीं है, हमने BD लिख दिया अपॉन BC लिख दिया, ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप ये क्वेश्चन लिख लेंगे पहले ही, या अपनी बुक खोल लेंगे, आपको आसानी होगी, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो इरेज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलिए मैं इरेज करता हूँ। देखिए इतनी बातें तो अब तक आपको रिवीजन में पता चल चुकी होंगी कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, ये मान के चलते हैं हम लोग, तो उस ट्रायंगल में, जैसे यहाँ देखिए, आप ये समझने का प्रयास करिए कि ट्रायंगल DBC में अगर यहाँ 45 डिग्री है, एंगल C 45 डिग्री है, तो इसका मतलब साफ हो गया कि इसका मतलब ये एकदम क्लियर हो गया कि DB और BC इक्वल होंगे, हमेशा बराबर होंगे। वही चीज़ यहाँ हो जाएगा। अभी देखिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन BC इज इक्वल्स टू BD, वी कैन राइट इक्वेशन 1। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ भी सपोज कर लेते हैं, आप भी चाहें तो कर सकते हैं। आप जैसे आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि लेट आप यहाँ लिख सकते हैं लेट
बी डी बी एक्स। अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ आप एक्स लिख सकते हैं। तो अगर बी सी इज इक्वल टू बी डी है, इसका मतलब बी सी इज इक्वल टू ऑल्सो एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स हो जा रहा है। ठीक है, नाउ अब हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल में चलते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना दूर आप समझ पा रहे होंगे। अब जो बड़ा वाला हमारा ट्राइंगल है वो 60 डिग्री का है ना, उसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। इन राइट एंगल टू ट्राइंगल ए बी सी, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू ए बी मीन्स 1.6 प्लस बी सी, एंड बी सी हमने पहले निकाला है कि वो x है, अपॉन सॉरी ये हमने बी सी की तरफ से नहीं लिखा है, ये हमने बी डी की तरफ से लिखा है, क्योंकि हमने ये सपोज किया था ना। देखो ये वही बात हो गई, टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल। यहाँ पर क्या हुआ ना कि इत्तेफाक से दोनों ही बातें सही होगी, क्योंकि बी डी बराबर है बी सी के और वो एक्स है, तो ए डी प्लस बी डी, या अगर कोई ये भी कह दे ना ए डी प्लस बी सी तो भी सही है ना। इसलिए क्योंकि दोनों का इवेल्युएशन जब आप करोगे तो दोनों ही एक्स है, लेकिन टेक्निकली या लिटरली बी सी कहना गलत होगा यहाँ पर, यहाँ ये कहना सही होगा ए डी प्लस डी बी। तो ए बी प्लस डी बी हमने लिखा एक्स, है ना, ये डी बी है, ये ध्यान रखना है कि ये डी बी है, डी बी कह लें आप या बी डी कह लें आप। ठीक है, मैंने कहा ना थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो जाएगा, एकदम जमीन से जानकारी हो जाएगी आपको। बी सी हमने लिख दिया एक्स, समझना आप, है ना, यहां से सिंस बी सी इज इक्वल टू बी डी, है ना, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स, और वी कैन राइट √3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6, और x इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ओके, थोड़ा सा इरेज करूंगा, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो होता क्या है कि जहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जा सके वहां रैशनलाइज कर देना ही बेहतर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा हुआ, √3 माइनस 1 को जैसे ही आप रैशनलाइज करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, और 2 कैन डिवाइड 1.6 कंप्लीटली, 1.6 को वो डिवाइड कर सकता है पूरी तरह से। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये कर देना, रैशनलाइज कर देना बेहतर होगा। 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। वी कैन राइट 1.6 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1 अपॉन, गौर से देखना, ध्यान से देखना, ए बी बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर। थ्री माइनस 1, इट मीन्स 1.6 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1 अपॉन 2 1 जा 0.8 टाइम्स में ये इसको डिवाइड कर देगा। इट मीन्स जो हमारा आंसर है, यानी जो x है हमारा, x इज इक्वल्स टू 0.8 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1 मीटर। आंसर, बिकॉज x इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द पेडेस्टल db। क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है, आप दोबारा देखें, उम्मीद करता हूँ आप निसंदेह समझेंगे। प्रश्न यह उठता है, बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन एनालाइज करते हैं कि सर क्या यहाँ पर हम लोग √3 को इवेल्युएट कर सकते हैं? तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था, द सेम थिंग इज हियर, यहाँ भी वही बात है कि अगर क्वेश्चन में गिवन है कि √3 को आप इवेल्युएट करो,
तब तो आप कर दो, निसंदेह कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मेरे ख्याल से ना ही करना बेहतर है, क्योंकि उससे कैलकुलेशन थोड़ा अधिक होता है, बढ़ता है थोड़ा अधिक। चलिए, थोड़ा बड़ा हो गया है वीडियो, लेकिन उम्मीद करूँगा आपके लिए लाभदायी होगा। तो अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें और अपना बेस्ट दें, अपना 100% दें। मैं कामना करूँगा कि आप सभी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करें। जल्दी मिलते हैं सिन्हा क्लासेस के अगले सेगमेंट में। जय हिंद।